सो हेलो एवरीवन, नॉलेज स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच जो दुश्मनी है उसके बारे में, और समझने की कोशिश करेंगे इसके पीछे का इतिहास क्या है। इसके पीछे का, जाहिर सी बात है, इसके पीछे का इतिहास है कोरियन युद्ध। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोरियन युद्ध क्यों हुआ था, कब हुआ था, किन कारणों की वजह से कोरियन युद्ध हुआ था, और ये आज तक अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच की दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण क्यों है। सब कुछ समझेंगे, एक एक चीज़ जो इससे जुड़ा हुआ है। और ये आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी दुनिया के लिए, दुनिया की पीस के लिए, शांति के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है, हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट होता है कि आप ये वीडियो पूरा देख लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करो। और दो रिक्वेस्ट मेरे जो सबसे ज़्यादा होते हैं, और मुझे लगता है कि मैं हर वीडियो में करता हूँ ये रिक्वेस्ट। पहला तो है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दूसरा है फेसबुक पेज, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आपको 4 काम करना है। अभी पूरा वीडियो देखना है, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम और फेसबुक चैनल्स, फेसबुक पेज से जुड़ना है। तो इतना काम आप करो, और इसके बाद मैं आपको पूरा एनालिसिस बिल्कुल आसान भाषा में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैप से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की ज्योग्राफी समझते हैं कि एक्चुअली ये हैं कहाँ ये हैं। देखिए, सो ये है हमारा भारत, और ये है पाकिस्तान, और ये है चाइना। और चाइना के ही साउथ में, साउथ नहीं कहो इसको आप अगर कहो तो इसको आप ईस्ट कह सकते हो। ईस्ट में ये आपको अगर ये ग्रीन दिख रहा हो, येलो दिख रहा हो, ये 2 देश, ऊपर वाला चूँकि नॉर्थ है तो नॉर्थ कोरिया, और जो साउथ कोरिया हम लोग जूम करके समझते हैं। और ये देखिए, ये जापान है। तो ये इसकी ज्योग्राफी है। इसको और नज़दीक से देखते हैं। देखिए, ये चाइना है, ये जापान है पूरा, और ये ऊपर कोरिया ही पूरा कोरिया है। कोरिया को ही 2 भागों में बांट दिया गया है। ऊपर वाला है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ में है, और नीचे वाला जो है वो साउथ कोरिया, साउथ में है। साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है, और नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है प्योंगयांग है। इधर अगर आप साउथ कोरिया के वेस्ट में चलोगे तो ये येलो सी है, जो चाइना के ईस्ट में है, और जापान से ऊपर ये सी ऑफ जापान है। तो आपको ये समझना होगा, ये मैंने ज्योग्राफी आपको समझा दी कि नॉर्थ कोरिया कहाँ है। नॉर्थ कोरिया ऊपर, चाइना के, देखिए कौन कौन सी सीमा लगती है। एक तो चाइना के साथ सीमा लगती है नॉर्थ कोरिया की, और दूसरा अगर आपको ये दिख रहा हो, आपको अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये जो इलाका है ये रसिया का है। ये जो इलाका है वो रसिया का है। तो नॉर्थ कोरिया की सीमा से रसिया की सीमा लगती है, चाइना की सीमा लगती है, और नीचे जो है वो साउथ कोरिया, और ये सी ऑफ जापान है। तो ये ज्योग्राफी हुई नॉर्थ कोरिया की। हम लोग थोड़ा सा अब इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से लोग थे जिन्होंने इस पूरे इलाका को रूल किया था, क्या था। तो ये पूरा का पूरा टाइमलाइन है जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये रसो जापानीज़ वॉर, उसके बाद फिर नॉर्थ कोरिया जो है वो यूएसएसआर जो है वो किस तरीके से नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है, साउथ कोरिया को यूएसए सपोर्ट करता है। तो पूरा का पूरा एक टाइमलाइन है, हम लोग मैप्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो ये जो इलाका है ये नॉर्थ कोरिया का। चलिए हम और अच्छे मैप से समझते हैं इसकी, ये इस मैप से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये चाइना है और ये नॉर्थ कोरिया है। ये पूरा पहले एक ही था, पूरा जिसको हम लोग कोरिया के नाम से जानते थे, ये कोरिया एक ही था। 1910 तक, 1910 ईस्वी तक इस पे कोरिया की अपनी एक डायनेस्टी रूल किया करती थी।
हर देशों के अंदर अपनी एक डायनेस्टी होती थी, तो कोरिया की अपनी एक डायनेस्टी थी, वो 1910 तक रूल किया करती थी। लेकिन चूंकि बगल में जापान था और जापान का अपना एक साम्राज्य था, जापानीज़ एम्पायर कहते हैं, वो चूँकि ये अपने बिल्कुल आप कह सकते हो कि चरम सीमा पे थी, इनके अंदर एक साम्राज्यवाद की भावना जापानीज़ एम्पायर के अंदर, और वो बहुत तेज़ी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर जा रहे थे। तो 1910 पे उन्होंने क्या किया, 1910 ईस्वी में उन्होंने अटैक किया ये पूरे कोरियन पेनिनसुला पर। वाई वी कॉल इट पेनिनसुला, बिकॉज आप देखो 3 ओर से ये पानी से घिरा हुआ है, एक इधर और एक इधर, इसलिए हम लोग इसको पेनिनसुला कहते हैं। तो कोरियन पेनिनसुला पे किसने अटैक किया, जापानीज़ एम्पायर ने 1910 में। तो पूरा कैप्चर कर लिया कोरिया को, जीत गए वॉर, और पूरी तरीके से कोरियन, चूँकि दोनों एक ही थे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया उस समय नहीं बना हुआ था, दोनों एक ही थे, तो उन्होंने पूरे कोरिया पर राज किया। हम सब जानते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि जापान बुरी तरह से हार जाता है, और उसके बाद जापान पे 2 लगातार परमाणु बम से हमले होते हैं 1945 में, और उसके बाद जापानीज़ एम्पायर की पूरी तरह से कमर टूट जाती है। तो चूँकि जापान का यहाँ रूल था, तो यहाँ से जापान को हटना पड़ता है, और ये पूरा का पूरा जो ये कोरियन ये पेनिनसुला है, उस पूरा का पूरा आप कह सकते हो वैकेंट हो जाता है। वहाँ पे कोई भी किंग नहीं होता है, कोई भी रूलर नहीं होता है, बिकॉज जापान पूरी तरह से हार जाता है, और जापान अपनी पूरी आर्मी यहाँ से विड्रॉ कर लेता है। जापान जो है अपनी पूरी आर्मी जो है यहाँ से विड्रॉ कर लेता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हम सब जानते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की हार हो जाती है, और अमेरिका, रसिया और जो भी एलाइड फोर्सेज हैं उनकी जीत हो जाती है। तो क्या होता है कि ऊपर से जो रसिया है, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर से रसिया यहाँ आता है, और इधर से जापान में जो कि अटैक करने के बाद यूएसए आता है। तो आप कह सकते हो कि जब जापान आत्मसमर्पण करता है, तो उत्तर वाले इलाके में रसिया कैप्चर कर लेता है, और साउथ वाले इलाके में यूएसए के जो सोल्जर्स होते हैं वो साउथ वाले इलाके को पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं। मतलब आप कहो कि जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान सरेंडर कर लेता है, तो और जापानीज़ आर्मी जो यहाँ थी वो पूरी तरह से विड्रॉ करके जापान चली जाती है, तो इस पूरे इलाके के नॉर्थ के इलाके में यूएसए ऊपर से आ जाता है, और नीचे के इलाके में यूएसए आ जाता है, और पूरी तरीके से कोरिया 2 भागों में बढ़ जाता है। देखिए, रसिया को अटैक करने के पीछे का जो रीज़न था वो ये था कि पहला तो रीज़न ये था कि उस समय वो जो है, मतलब आप कहो कि रसिया शुरू से ही चाहता था कि इस इलाके पे रसिया का कंट्रोल हो, तो उनको ये अच्छा मौका लगा कि जापान हार चुका है, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है इस पे राज करने के लिए, तो रसिया ऊपर से अटैक करता है। और जो अमेरिका था उसका इस इलाके पे कैप्चर करने का था ये कि इस इलाके को पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट कंट्री बनाया जाएगा जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस पे काम करेगी। मतलब आप कहो कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक तरह से डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन ख़त्म होता है, साम्राज्यवाद, प्रत्यक्ष साम्राज्यवाद तो खत्म होता है, लेकिन एक अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद का उदय होता है, जिसमें आप डायरेक्ट अपनी प्रभुत्व नहीं रखते हो, आप अपने आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस वाले सरकार को वहाँ बनाते हो। तो इसलिए क्या हुआ कि यूएसए जो उस समय रसिया ने अपने मनचाहे किंग को, जो उस समय आर्मी के जनरल्स थे, जो चीफ आर्मी जनरल थे किम संग, आप समझो उनका नाम था किम संग, उनको बैठा दिया गद्दी पे नॉर्थ कोरिया के एज अ सुप्रीम लीडर। उन्होंने रसिया ने एक लीडर को बैठाया जो आर्मी के जनरल थे, जो आर्मी के चीफ कमांडर थे, चीफ मुखिया थे, उनको रसिया ने बैठा दिया नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर, जो कि पूरी तरह से आप कह सकते हो कि रसिया का पपेट थे। रसिया जो कहता वो करते, सिर्फ नाम के लिए वो नॉर्थ कोरियन थे, वो सब कुछ रसिया के कहने पे किया करते। ठीक उसी तरह से अमेरिका ने भी किया कि अमेरिका ने अपना एक पपेट बिठाया साउथ कोरिया में। इस तरीके से दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट हो गया।
और ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी क्रिएट हुआ क्योंकि ऊपर से नॉर्थ कोरिया का कहना ये था कि हमारा पूरा कोरिया हमारा है, यूएसए ने जो कैप्चर किया है ये वो बिल्कुल इलीगली किया है, हम पूरी तरीके से इस एरिया को कंट्रोल करेंगे और पूरे देश को एक कम्युनिस्ट देश बनाएंगे। जो रसिया था वो कम्युनिस्ट था, तो पूरे जो इलाके को कम्युनिस्ट बनाएंगे। ठीक उसी तरीके से नीचे जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस की गवर्नमेंट बैठी हुई थी, उनका भी ठीक उसी तरह का कहना ये था कि हम ये चूँकि पूरा कोरिया हमारा है तो हम ऊपर वाले कोरिया नॉर्थ कोरिया को भी लेंगे और पूरे कोरिया को जो है एक लोकतंत्र के रूप में इस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ फ्री स्पीच हो, इलेक्शंस हो और जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदे बैठे, न कि कोई डिक्टेटर बैठे, कोई तानाशाह बैठे। तो ये जो था दोनों के बीच एक टसल सा शुरू हो गया। इस इलाके को कैप्चर करने के बाद और यहाँ अपना एक आप कह सकते हो कि अपना एक आदमी बिठाने के बाद अमेरिका थोड़ा सा जो है वो इस ओर ध्यान देना बंद किया, बिकॉज वो और भी कई जगहों पर फंसा हुआ था, जर्मनी में फंसा हुआ था, इवन जापान में उसने जो परमाणु बम गिराया था तो वो बहुत सारे जैसे क्राइसिस क्रिएट हुआ था तो उसको सॉल्व करने में लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान दक्षिण कोरिया से हटा। इस बीच नॉर्थ कोरिया को कई तरह का सपोर्ट दिया गया रसिया के द्वारा और चाइना के द्वारा। अब चाइना के द्वारा क्यों सपोर्ट दिया गया मैं आगे बताऊंगा क्यों दिया गया। फ़िलहाल के लिए आप समझिए कि जब अमेरिका इस ओर ध्यान देना कम करती है तो नॉर्थ कोरिया में रसिया जो है काफ़ी तेज़ी से इसको मिलिट्राइज करता है और हर तरह की मिलिट्री की सुविधा, आर्मी वेपन्स की सुविधा, वहाँ के आर्मी को ट्रेन करना, उनको प्रोफेशनल बनाना, इस पर रसिया और चाइना दोनों मिलकर काफ़ी खर्च करते हैं। जब 1945 में सरेंडर करता है, 1945 में दोनों आपस में कैप्चर करते हैं। 1950 में क्या होता है, नॉर्थ कोरिया के जो उस समय के डिक्टेटर थे किम संग, वो अटैक कर देते हैं साउथ कोरिया पे। मैंने कहा था कि वो चाहते थे कि पूरा कोरिया एक हो और एक कम्युनिस्ट बन जाए, एक पूरा का पूरा कोरिया एक कम्युनिस्ट नेशन के रूप में इस्टेब्लिश हो। तो 1950 में चूँकि साउथ कोरिया मिलिट्री के रूप में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था क्योंकि अमेरिका ने उस तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया पे रसिया और चाइना ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उसको उसको बहुत अच्छे से मिलिट्राइज किया, वेपन्स दिए, आप कहो कि उनकी आर्मी को ट्रेंड किया प्रोफेशनली। तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि चीज़ें जो है नॉर्थ कोरिया काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ बनिस्बत साउथ कोरिया के। तो जब 1950 में देखा कि साउथ कोरिया काफ़ी कमज़ोर हो चुका है तो नॉर्थ कोरिया के जो उस समय के डिक्टेटर थे जो रसिया के द्वारा बिठाए गए थे, उन्होंने अटैक किया साउथ कोरिया पे और सारा का सारा बेड़ा गर्क इसी अटैक के बाद शुरू होता है। देखिए जैसे ही यहाँ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे अटैक करता है तो अमेरिका की नींद खुलती है। उसको लगता है कि अगर ये पूरा का पूरा रीजन नॉर्थ कोरिया के अंडर आ गया, इसका मतलब ये कम्युनिस्ट के अंडर आ गया, जो कि सही नहीं है, बिकॉज इसका लोकेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि रसियन इन्फ्लुएंस में आ जाने के बाद ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए खतरा है, बिकॉज यहाँ से अमेरिका की दूरी भी कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, कुछ किलोमीटर की ही दूरी है, कुछ किलोमीटर मतलब सैकड़ों किलोमीटर से मैं कह रहा हूँ उतनी दूरी है। तो दोनों तरीके से ये अमेरिका के लिए खतरनाक था। फिर अमेरिका की नींद खुलती है। जब तक अमेरिका की नींद खुलती है तो आप कहो कि नॉर्थ कोरिया ने पूरे इलाके को कैप्चर कर दिया था। कुछ इधर ये सब इलाके बचे हुए थे, इधर ये सब इलाके बचे हुए थे, छुटपुट कुछ इलाके बचे हुए थे, लेकिन पूरी तरीके से नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को कैप्चर कर लिया था। तब यूएसए क्या कहता है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर ये रीजन कम्युनिस्टों के हाथ में गया, अगर ये रीजन आप कह सकते हो कि रसिया के हाथ में गया तो ये सही नहीं होगा अमेरिका के लिए। उसको वो एक कैपिटलिस्ट नेशन बनाना चाहते थे जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में काम करे, न कि रसिया के इन्फ्लुएंस में। तो एक तरह का आप समझ रहे होगे एक पावर टसल चलता है। इस कारण यूएसए भी आता है फिर और वो अपनी आर्मी के साथ यहाँ अटैक करता है। और उसने क्या किया, पहले साउथ कोरिया को पूरी तरीके से आपका तो जीता। साउथ कोरिया को जीतने के बाद उसका काम तो ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज पहले तक तो वो साउथ कोरिया तक ही था। यहाँ 38 पैरेलल एक लाइन थी, यहाँ एक 38 जो कि बीच में काटती थी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती थी। उस पूरे इलाके को अमेरिका ने फिर से कैप्चर कर लिया, फिर से अपने अधीन कर लिया। अमेरिका को यहाँ तक तो रुक जाना चाहिए, बट अमेरिका ने यहाँ तक खुद को नहीं रोका।
उन्होंने अपनी, क्योंकि वो जीत रहे थे तो उन्होंने अपनी सेना को और आगे बढ़ाई और उसने पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया को, आप कह सकते हो कि उसने पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया को यू कैन से अपने अधीन कर लिया। और जैसे ही अधीन किया तो जो रसिया पहले थोड़ा बहुत मदद कर रहा था, रसिया और चाइना जो थोड़ा बहुत पहले मदद कर रहा था नॉर्थ कोरिया को, मदद तो बहुत बड़े लेवल पर कर रहा था, वो और मदद की जो मात्रा है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ा देता है। चाइना डायरेक्टली अपने सोल्जर्स भेजने लगता है। उस समय जो है चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन के रूप में इस्टेब्लिश हो जाता है। जो आप कह सकते हो कि जो राष्ट्रवादी पार्टी थी वो ताइवान तक सीमित हो जाती है और माओ जेडोंग का चाइना में पूरी तरीके से राज हो जाता है, जो कि एक कम्युनिस्ट है। तो उनको क्या लगा कि अगर इस पूरे इलाके पे जो डर अमेरिका को लगा था पूरे कोरिया को कैप्चर करने के बाद, पूरे कोरिया को नॉर्थ कोरिया के द्वारा कैप्चर करने के बाद, वही सेम खतरा अब चाइना और यूएसएसआर को लगने लगा कि अमेरिका ने इस पूरे इलाके को कैप्चर कर लिया है। अमेरिका ने चूँकि इस पूरे इलाके को कैप्चर कर लिया है तो ये चाइना के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका की सीमा आ जाएगी। अमेरिका एक्चुअली होगी नहीं, लेकिन अगर ये पूरी तरह से एक कोरिया बन जाती है तो जो भी गवर्नमेंट कोरिया में बनेगी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अमेरिकन इन्फ्लुएंस में ही काम करेगी, जो कि इन दो कम्युनिस्ट देशों के लिए जो कि ये पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट कंट्री बन जाएगी। लाइक जापान उस समय खैर उभर रहा था। अमेरिका ने बहुत सपोर्ट किया, पहले बम गिराया और उसके बाद जापान को बहुत सपोर्ट किया इकोनॉमिकली कि आप खड़े हो, और इसके बाद जापान बहुत तेज़ी से खड़ा भी हुआ। तो एक तरीके से तो डर ये था कि जापान कहीं ना कहीं इसके इन्फ्लुएंस में आ चुका है, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। अगर ये पूरी तरीके से ये इन्फ्लुएंस में आ गया तो ये ना चाइना के लिए सही होगा और ना ही रसिया के लिए सही होगा। तो रसिया उस समय चुप बैठता है, रसिया उस समय कुछ नहीं कह रहा होता है, क्योंकि रसिया उस समय आप कहो अपने आप को शांत रखना ही सही समझता है। उसके बाद लेकिन चाइना यहाँ नहीं खुद को शांत रखता है। चाइना बहुत ही बढ़कर, जो पहले नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को ही ट्रेन कर रहे थे, अब खुद चाइनीज़ सोल्जर्स भी इस वॉर में जाते हैं और यहाँ से ढकेलना शुरू करते हैं अमेरिकन सोल्जर्स को। यहाँ से जो है वो ढकेलना शुरू करते हैं अमेरिकन सोल्जर्स को। आप समझो, नॉर्थ कोरिया चाइना जो है वो पूरी तरीके से यू कैन से ढकेलना शुरू करते हैं यहाँ अमेरिकन सोल्जर्स को, और वो बहुत हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। और फिर से जो अमेरिकन जो आप कह सकते हो सोल्जर्स हैं, वो फिर अपने इलाके में, जो अपने मुख्य इलाके हैं, वहाँ आ जाते हैं। देखिए, हमें एक चीज़ और बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा कि इसके बाद रसिया का न आने के पीछे जो रीज़न ये था कि रसिया उस समय तक एक यू कैन से एटॉमिक कंट्री, जो आप कह सकते हो कि बिल्कुल परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका होता था। अगर रसिया डायरेक्ट इस कंट्री में इस युद्ध में आया था, इसका मतलब दो परमाणु संपन्न राष्ट्र आमने सामने डायरेक्ट वॉर में लड़ रहे हैं, जो कि पूरे विश्व के लिए भी सही नहीं होता और इन दोनों देशों के लिए सही नहीं होता। इसलिए रसिया ने खुद को कंट्रोल किया, वो पीछे से सहायता करता था, लेकिन चाइना ने क्या किया, अपनी आर्मी तक डिप्लॉय किया, यानी उनकी आर्मी पूरी तरीके से इस वॉर में कूदी और रसिया पीछे, अमेरिका क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे खिसकता चला गया और अपने फिर से उसी इलाके को जो है उसने इसी इलाके में जो है वो फिर से वो आ गया और इस पूरे इलाके पे फिर से जो है वो नॉर्थ कोरिया का अपना एक रूल हो जाता है। तो इस समय से ही फिर उसके बाद क्या होता है कि परमाणु युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो लगता है दुनिया को कि ये सही नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे कई तरह के शांति समझौते का प्रयास होता है कि किसी तरीके से वॉर रोक लिया जाए। वॉर रुकता भी है, यहाँ पर जो है एक आप कह सकते हो कि एक सीज़ फायर का एक एग्रीमेंट होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होगा वो गोली नहीं चलाएगा, इस तरीके से जो है। तो अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच की दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण ये युद्ध है। आप समझ रहे हो किस तरह से युद्ध है, जब अमेरिका इस ओर खिसकता है और इन दोनों के बीच में एक कह सकते हो कि एक सहमति बनती है कि अब कोई गोली नहीं चलाएगा, आप अपने इलाके में रहिए, हम अपने इलाके में रहेंगे, दो कोरिया रहेगा, कोई अटैक नहीं करेगा। 1953 तक, 1950 से लेकर 1953 तक सब कुछ चलता है। 1953 के बाद ये वॉर
पूरी तरीके से रुक जाता है। कोई किसी भी तरह की घटना अब उसके बाद एक गोली तक भी नहीं चलती है। बिल्कुल यहाँ पे जो है वो नॉर्थ कोरिया अपनी आर्मियाँ डिप्लॉय करती है, साउथ कोरिया अपनी आर्मियाँ डिप्लॉय करती है। साउथ कोरिया बेसिकली इसमें बहुत बड़ी मात्रा में यूएस आर्मी रहती है, तो वो यहाँ डिप्लॉय की हुई होती है। तो इस तरीके से जो है नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच की दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण इस वॉर के बाद था। अमेरिका का कहना था कि नॉर्थ कोरिया का जो ये डिक्टेटर है उसको हटाओ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को मिलाओ, इलेक्शंस कराओ और वहाँ की जनता की सहमति से जो है एक गवर्नमेंट बनाओ पूरे के पूरे कोरिया में। सही है, लेकिन चाइना और रसिया यहाँ पर दो, उनका अड़ंगा ये था कि कोई लोकतंत्र नहीं होगा, यहाँ पे एक कम्युनिस्ट रिजीम होगी, एक डिक्टेटर होगा जो बिल्कुल इनके इशारों पे काम करेगा। आज भी आपने देखा होगा कि ये पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो रसिया चाइना के इशारे पे, रसिया आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस पूरे के पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे खुद को अलग कर चुका है। अब कहीं ना कहीं इसके में जो है वो चाइना बहुत बढ़ चढ़ कर, आप आज 2020 की मैं बात कहूँ तो रसिया जो चाइना जो है खुलकर नॉर्थ कोरिया का समर्थन करता है। यू कैन से दैट नॉर्थ कोरिया हैज़ बिकेम अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया लगातार अमेरिका को धमकी देता है, धमकी नहीं देता उसके पास, उसने कई परमाणु हथियार बना भी दिए हैं। और कहीं ना कहीं अमेरिका को खतरा ये भी है क्योंकि ये एक डिक्टेटर है। नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से आप कह सकते हो एक तानाशाही सिस्टम पर चलता है, तो उनको एक डर है कि अगर एक तानाशाही सिस्टम के पास इतने बड़े परमाणु हथियार आ गए तो ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है और अमेरिका के लिए विशेषकर है बिकॉज ऑफ दिस हिस्ट्री जो इसके बारे में हमने बताया। तो नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच की दुश्मनी का हम लोगों ने अब तक पूरा विश्लेषण किया। हम लोग थोड़ा सा अब आज के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। देखिए ये वो पूरा टाइमलाइन यही बताता है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर ये इन्फोग्राफिक बताती है कि कितने लोगों का नुकसान हुआ कोरियन वॉर में, कितने लोग मरे, इसके बाद जो है वो पूरा कैजुअलिटीज़ किस तरह की हुई दोनों तरफ से। तो ये पूरा का पूरा एक है, बहुत बड़े लेवल पर जो है वो मास डिस्ट्रक्शन होता है। देखिए अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो वी किल्ड ऑफ 20% ऑफ द पॉपुलेशन, तो आप समझ जाओ कि कितना ज़्यादा आप कह सकते हो खतरनाक ये युद्ध था। तो हम लोग अब और कुछ इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये द कोरियन वॉर के बारे में एक बहुत ज़्यादा जो है डिटेल्ड इन्फोग्राफिक्स है। देखिए अगर आप आज नॉर्थ कोरिया को समझने की कोशिश करो तो देखिए उस समय जो रसिया के द्वारा बैठाए गए उनका एक पपेट जो आर्मी जनरल था किम सेकेंड संग, जिसके समय में वॉर होता है, ये 1994 तक वहाँ का जो है वो रूलर होता है। आप कह सकते हैं कि इस पूरी तरह से डिक्टेटर होते हैं। उसके बाद उनका बेटा किम जोंग इल आते हैं जो 2011 तक वहाँ रूल करते हैं। उसके बाद आपने ये फेमस नाम इंडियन न्यूज़ चैनल्स में तो ज़रूर देखा होगा, विशेषकर हिंदी न्यूज़ चैनल्स में। हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल्स का ये फेवरेट टॉपिक है, किम जोंग उन ने ये किया, किम जोंग उन ने वो किया। मतलब आप कह सकते हो कि जितना ये आदमी अपने देश में फेमस नहीं है उतना ये आदमी इंडिया में फेमस है। तो किम जोंग उन है, ये किम जोंग उन के दादा थे किम संग, जिसके समय में ये पूरा वॉर हुआ। और अब किम जोंग उन के बाद ये कहा जाता है कि इसकी उत्तराधिकारी कौन बनेगी, उसकी बहन किम जो जोंग ये बनेगी उनकी उत्तराधिकारी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पूरी की पूरी जो जिम्मेवारी है इसे संभाली है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है नॉर्थ कोरिया का, मैंने बताया कि अभी तक सिर्फ एक परिवार का रूल रहा है पूरे पूरे नॉर्थ कोरिया में। 2020 में 21st सेंचुरी 2020 में भी अगर कुछ राज्य कुछ देश हैं जो पूरी तरह से डिक्टेटरशिप पे चलते हैं, जहां आज भी बहुत ही आप कह सकते हो राजतंत्र का भी बहुत ही एक्सट्रीम थ्योरी फॉलो होता है, उसमें से एक कंट्री का नाम है नॉर्थ कोरिया। आगे हम लोग और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो इन्फोग्राफिक है ये दिखा रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है, ये देखिए प्योंगयांग, इससे जो है किन किन देशों का खतरा है। अगर इस तरह के मिसाइल जो नॉर्थ कोरिया बना रहा है, सियोल दिखा रहा है, टोक्यो दिखा रहा है, लॉस एंजल्स,
हवाई। तो जाहिर सी बात है अमेरिका को खतरा तो है, क्योंकि उसने तैयार कर रखे हैं, नॉर्थ कोरिया ने ऐसे ऐसे मिसाइल्स तैयार कर रखे हैं जिसके रेंज में अमेरिका के इतने बड़े बड़े शहर आते हैं। तो ये अमेरिका के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए उस वॉर के बाद यूएस कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया को बहुत हद तक, क्योंकि वो वॉर से तो रोक नहीं सकता था, तो उसने कई तरह के इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाए नॉर्थ कोरिया पर। और इससे क्या हुआ, सैंक्शंस लगाने से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ नॉर्थ कोरिया के अपने लोगों का। नॉर्थ कोरिया के जो मूल निवासी थे उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। आज मतलब आप कह सकते हो कि विश्व के कुछ ऐसे देश, अगर आप मुझे बताओ, अगर आप मुझसे पूछो कि 2-3 ऐसे देश का नाम बताओ आज जिसकी स्थिति बहुत ही बदतर है, और उसके रैंक्स के हिसाब से बताओ, तो मैं पहला देश बताऊंगा और पहला रैंक अगर किसी को दूंगा तो वह नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की स्थिति बहुत ही दयनीय है। नॉर्थ कोरिया के बाद अगर मुझे 2 और देशों का नाम बताना हो जिसकी स्थिति बहुत ही बदतर है, तो मैं दूसरा नाम दूंगा फ़िलिस्तीन का, और तीसरा अगर मैं जो किसी देश का नाम देना हो तो मैं दूंगा सीरिया का। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिए, फ़िलिस्तीन, इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद को लेकर और सीरियन वॉर को लेकर। तो नॉर्थ कोरिया की स्थिति इतनी डैमेज की हुई है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में तो मीडिया हमें उतना बताता नहीं है, विशेषकर में बताता है नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर तानाशाह किम जोंग उन के बारे में, कि उसने अपने चाचा को मरवाया, उसने जो है वो, उसकी ये आदत है, उसकी ये वो आदत है, जो तमाम तरह की जो चीज़ें चलती हैं हमारी मीडिया में वो। लेकिन नॉर्थ कोरिया की अगर आप जाहिर सी बात है आगे हम देखेंगे विस्तार से कि कैसी स्थिति है। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग रहते हैं। ये भी कई सारी बातों में सामने आया है कि वहाँ के लोगों को इतनी ज़्यादा गरीबी का सामना करना पड़ता है कि वहाँ के लोग घास खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। अब ये सही है या गलत है, मैंने कहीं सुन रखा था कि आज भी वहाँ इतनी एक्सट्रीम पॉवर्टी है कि लोगों को खाने की, भूखमरी का वो कारण है, भूखमरी का, स्टार्वेशन की वो समस्या है आज भी 2020 में, कि वहाँ के लोग जो हैं वो मिट्टी और घास खाने को मजबूर हैं। तो इस तरह की चीज़ें नॉर्थ कोरिया में है। हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कई तरह के सैंक्शंस लगे हैं, नेचुरल गैस पे सैंक्शंस लगाए गए, पेट्रोलियम पे लगाए गए, क्रूड ऑयल पे लगाए गए, टेक्सटाइल्स पे लगाए गए, वर्क ऑथराइजेशन पे कोई भी उसके साथ वर्क नहीं कर सकता है नॉर्थ कोरिया के साथ। तो इस तरह के सैंक्शन से पूरी तरह नॉर्थ कोरिया की जो कमर है वो टूट चुकी है। हमें समझना पड़ेगा कि देखिए नॉर्थ कोरिया अगर साउथ कोरिया की कंपैरिजन की जाए तो आप एक चीज़ करोगे। सबसे पहले तो मैं मानता हूँ अगर आप इसमें ये देखिए पर कैपिटा इनकम अगर आप देखो तो यू विल रियलाइज़ कि ये $1800 है और ये $32,400 साउथ कोरिया की। आप समझो कितना बड़ा अंतर है। नॉर्थ कोरिया की है $1800 और साउथ कोरिया की है $32,400। उसी तरह से अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो तो नॉर्थ कोरिया की है लगभग 80 साल, लगभग 80 साल, और साउथ कोरिया की लगभग 80 साल और नॉर्थ कोरिया की लगभग 70 साल। तो लगभग 10 सालों का अंतर है दोनों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। तो ये इतना बड़ा अंतर है। अगर आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देखो, नॉर्थ कोरिया ने इतना एक्सट्रीम, आप कह सकते हो वहाँ की जो ऑथोरिटेरियन रूल है, जो वहाँ का तानाशाही जो सिस्टम है, नॉर्थ कोरिया में इतना ज़्यादा कहर ढाए हुए हैं वहाँ के लोगों पर, ये शख्स और पूरा परिवार। वहाँ इंटरनेट बैन है, वहाँ आप नॉर्थ कोरिया से बाहर लोगों को घूमने तक की जो है वो आज़ादी नहीं है। आप नॉर्थ कोरिया से बाहर देश में बहुत ही आप रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप कोई देश घूम सकते हो। आज भी वहाँ जो है वो यू कैन से कि लाइट्स की सुविधा, इलेक्ट्रिकल लाइट्स की सुविधा काफ़ी कम है। तो इस तरह की चीज़ें आज भी जो हैं वो, और वहाँ आप कह सकते हो कि न्यूज़ चैनल्स वही दिखाते हैं, न्यूज़पेपर्स वही दिखाते हैं जो किम जोंग उन देखना चाहता है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमेशा सबसे नीचे वाले स्थान पर जो है वो नॉर्थ कोरिया आता है। देखिए ये आपको दिखाता है नॉर्थ कोरिया के ट्रेड के बारे में कि नॉर्थ कोरिया जो है क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। मिनरल 40%। देखिए ये सब कुछ है जो नॉर्थ कोरिया एक्सपोर्ट करता है में से बेसिकली यूएन के द्वारा।
नॉर्थ कोरिया पर पूरी तरह सैंक्शंस लगा हुआ है, कोई भी नॉर्थ कोरिया का ट्रेड नहीं कर सकता। लेकिन 85% से ज़्यादा 85% से ज़्यादा ट्रेड चाइना करता है। 85% से ज़्यादा ट्रेड जो है वो चाइना करता है। हमें समझना पड़ेगा क्यों करता है। मैंने पहले ही बता दिया, मैं फिर बताता हूँ। चाइना नॉर्थ कोरिया को एक प्रॉक्सी के रूप में देखता है। अमेरिका के लिए खतरा है नॉर्थ कोरिया, इसी का इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया चाइना करता है नॉर्थ कोरिया के रूप में। और 85% इन चीज़ों का ट्रेड नॉर्थ कोरिया चाइना करता है नॉर्थ कोरिया से, ताकि नॉर्थ कोरिया की जो इकॉनमी वो चलती रहे, वो आपको किसी तरीके से एनी हाउ सर्वाइव कर सके। ये स्थिति है। कुछ तो हमारा देश भारत भी करता है ट्रेड, कुछ कुछ आपको इधर के देश साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी करते हैं, फिलीपींस, वियतनाम, ये देश भी जो है वो करते हैं। लेकिन इनकी जो मात्रा है वो काफ़ी कम है। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है यूएन के द्वारा कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो खुल कर ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन 85% ट्रेड जो है वो खुद नॉर्थ कोरिया करता है, चाइना करता है नॉर्थ कोरिया के साथ, ताकि उनकी इकॉनमी चल जाए और नॉर्थ कोरिया किसी तरीके से सर्वाइव कर सके। देखिए, एक चीज़ हमें और समझना पड़ेगा। साउथ कोरिया अपने जीडीपी का बहुत कम 2% के आसपास जो है वो आप कह सकते हो कि अपने मिलिट्री पे लगाता है, अपने जो है वो डिफेंस में खर्च करता है। लेकिन आप जानकर हैरान जाओगे कि नॉर्थ कोरिया जो है अपने जीडीपी का 25%, लगभग 1/4 लगाता है डिफेंस में। यानी उसको बहुत ही कम, एक तो उनकी जीडीपी काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, आप बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते और देशों के साथ, तो वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। उनकी जीडीपी बहुत कम है, मैं दिखाऊंगा आगे ग्राफ में कितनी जीडीपी है। ऊपर से आप वो जीडीपी का 25% इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस में कर देते हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो लोगों की स्थिति वो काफ़ी दयनीय है। मैं बता नहीं सकता, मैं आपको बताऊँगा आगे कि कितनी और ज़्यादा दयनीय है। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे, यहाँ तक समझ रहे होंगे कि कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को लगता है या यूएन को लगता है कि इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाने से क्या होगा, वहाँ के लोगों के अंदर एक, आप कह सकते हो कि गुस्सा होगा, एक आक्रोश उत्पन्न होगी, और ये अपने जो रूलर हैं उनके खिलाफ यू कैन से एक आंदोलन करने को, क्रांति करने को मजबूर होंगे, जिससे फिर नॉर्थ कोरिया में जनता की शासन इस्टेब्लिश होगी क्रांति के बाद। लेकिन जो अमेरिका सोचता है ठीक उसके उलट नॉर्थ कोरिया में होता है। देखिए, इन सैंक्शंस के कारण नॉर्थ कोरिया के लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण की समस्या सबसे ज़्यादा है वहाँ के। अगर आप लोगों की फ़ोटो देखो तो आपको दिख जाएगा कि वो कितना ज़्यादा कुपोषित हैं, उनको सही मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं। तो और ऊपर से जो नॉर्थ कोरिया का रूल, जो नियम है कि आप ज़रा सा भी अगर आपने नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया तो आपको गोलियों से भून दिया जाता है। और एक आंकड़े के मुताबिक हर शायद 10 में से या 20 में से 1 लोग वहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। तो आप समझो कि नॉर्थ कोरिया की स्थिति ये है, तो लोग आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। ये उनका जीडीपी का एक ग्राफिक्स है 2018 में -4.1%। जीडीपी काफ़ी कम है बिकॉज अब ट्रेड नहीं होता है, कोई देश उसका ट्रेड नहीं कर सकता, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकता। बहुत ही सिर्फ चाइना ने इज्जत बचा कर रखा हुआ है। 85% ट्रेड, 85% से भी ज़्यादा ट्रेड चाइना करता है नॉर्थ कोरिया के साथ। मैं पहले ही बता चुका हूँ क्यों करता है। चलिए आगे कोशिश करते हैं बात करने की। चूँकि बहुत बड़े मात्रा में नॉर्थ कोरिया में जो है वो अत्याचार, एट्रोसिटीज़ हो रही है, वहाँ के लोगों के साथ अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, आपका जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, और फिर कई तरह के जो हैं वो बेहुदे रूल्स को कह सकते हो, घटिया रूल जो एक आम इंसान के लिए नहीं बनाए जाते हैं, वो रूल है। तो बहुत बड़ी मात्रा में जो होता है नॉर्थ कोरिया से लोग भागकर साउथ कोरिया की ओर आते हैं। ये आंकड़ा है जो दिखा रहा है कि 2019 में मेल कितने गए, सबसे ज़्यादा मेल गए, फीमेल कितनी भाग कर माइग्रेंट होकर साउथ कोरिया में जाती हैं। तो ये है, आगे समझने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए नॉर्थ कोरिया के जो मिसाइल्स हैं, सबसे ज़्यादा मिसाइल्स आप अगर समझ लोगे, किम संग के समय में कितने मिसाइल्स लॉन्चेस हुई, किम जोंग सेकेंड के, किम जोंग उनके समय में अगर आप देखो तो कितनी मिसाइल लॉन्चेज हुई, 120 के आसपास। और कितनी रेंज की मिसाइल, देखिए शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी हुई। अगर आप येलो देखो तो सबमरीन लॉन्च हुए हैं, क्रूज़ मिसाइल्स लॉन्च हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो अब कुछ अननोन भी हैं, यानी कि वो सीक्रेट्स हैं। तो
किम जोंग उन ने सबसे ज़्यादा मिसाइल लॉन्चेस किए, सबसे ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि जो पैसों का खर्च आप कह रहे हो, एक आपको आप कह सकते हो कि वो नॉर्थ कोरिया की जनता में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो नॉर्थ कोरिया अपने डिफेंस को मजबूत करने में करता है। बिकॉज उसको खतरा है कि अमेरिका कभी भी हम पर अटैक्स करा सकता है, और ये कहीं ना कहीं ये पूरे परिवार को, जो किम जोंग उन अपना साम्राज्य बचाने के लिए, या एक तरीके से तो दुनिया को ये बताने के लिए कि हमसे कोई टकरा नहीं सकता, विशेषकर अमेरिका तो हमसे टकरा ही नहीं सकता, हम यहाँ रूल कर रहे हैं और सदियों तक रूल करेंगे, डेमोक्रेसी यहाँ नहीं आने वाली। इसी चीज़ को तोड़ने के लिए अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया, लेकिन चाइना पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। तो आप समझ पा रहे होंगे। देखिए आगे ये जो है हमें समझना पड़ेगा कि जो अमेरिका कहता है कि इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाएंगे, जिससे उनके बीच की उनकी जो जनता है उनमें आक्रोश उत्पन्न होगा और उनसे क्रांति आएगी, और फिर वहाँ जो डिक्टेटर रूल है, जो तानाशाह है, उसको पद से हटाया जाएगा, कुर्सी से हटाया जाएगा और डेमोक्रेसी आएगी। ये अमेरिका कहता है सैंक्शंस लगाने के पीछे के कारण। लेकिन आप अगर ध्यान से समझोगे तो क्रांति कैसे आएगी? जब क्रांति तब आएगी जब आपको पता हो कि गलती किसने की। अगर आप नॉर्थ कोरिया को समझोगे तो वहाँ वर्ड ऑफ माउथ से लोग, यानी कि लोगों के कहने से जो न्यूज़ फैलता है, बिकॉज इंटरनेट तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो टेलीविज़न की सुविधा नहीं है, या टेलीविज़न है भी तो जो न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं वो बैन हैं, और जो नॉर्थ कोरिया के अपने न्यूज़ चैनल्स हैं वो सब पपेट हैं किम जोंग उन के, तो वो किम जोंग उन जो बोलता है वो सब दिखाते हैं। तो आप कह सकते हो कि नॉर्थ कोरिया की जो जनता है वो मेंटली इस तरीके से ब्रेन वॉश्ड है कि सब मुसीबत का जड़ जो है वो अमेरिका है, अमेरिका हम पे कहर ढा रहा है। जो किम जोंग उन है वो तो बेचारा बहुत अच्छा है, वो तो नॉर्थ कोरिया की भलाई के लिए काम करता है। तो इस तरीके से आप कहो कि नॉर्थ कोरिया की जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो इस तरीके से काम करती कि क्रांति आना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ की जनता अमेरिका को दुश्मन मानती है, ना कि किम जोंग उन को। उनके अनुसार किम जोंग उन उनका देवता है, उनका भगवान है। वो किम जोंग उन जो है वो नॉर्थ कोरिया की जनता की भलाई के लिए काम करता है। तो ये है। तो जो अमेरिका कहता है कि क्रांति आ जाएगी वहाँ के लोगों की अगर इकोनॉमिकली स्थिति सही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है। चलिए आगे हम लोग कोशिश करते हैं। ये एक फ़ोटो है, ये नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, ये एयर चाइना का ये फ़्लाइट है, जो प्लेन है वो एयर चाइना का है। यानी कि नॉर्थ कोरिया की अपनी इतनी औकात नहीं है कि उसका अपना एक प्लेन हो, चाइना के प्लेन से ये भैया सफ़र करते हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि वहाँ की इकोनॉमिकल स्थिति कितनी डैमेज है। चाइना 85% ट्रेड करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी एनी हाउ सर्वाइव कर पाती है, वरना और भी डमाडोल हो जाती है। तो आप इस फोटो से समझ सकते हो कि नॉर्थ कोरिया की वास्तविक स्थिति कैसी है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक उसी तरीके से ये एक और इन्फोग्राफिक जो दिखाता है कि मोबाइल फ़ोन के मामले में क्या है। साउथ कोरिया में 58.9 मिलियन लोगों के पास है, यहाँ नॉर्थ कोरिया में 3.2 मिलियन लोगों के पास है। तो इतना ज़्यादा आप कह सकते हो। मोबाइल का बेसिकली मोबाइल सब्सक्रिप्शन से मतलब ये है कि वहाँ के लोगों के पास मोबाइल नहीं है, यानी कि उनके पास इतनी आर्थिक इतनी अच्छी नहीं कि मोबाइल खरीद सके, या फिर दूसरी चीज़ होती है कि वहाँ के लोगों को मोबाइल जो खरीदने हैं उससे पाबंदी हो। तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। आगे आ जाइए। देखिए ये एक बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट हैं, नॉर्थ कोरिया की हैं। इनका नाम मैं अगर आई माइट रॉन्ग, बट मैं इनका प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ इनके नाम का। इनका नाम है हायोनसी ली। टेडेक्स टॉक्स में अगर आप सर्च करोगे हायोनसी ली तो इनका आप जाकर टेडेक्स टॉक्स पर एक वीडियो है, आप ज़रूर सुनो। आप ज़रूर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। इन्होंने जो नॉर्थ कोरिया की स्थिति बताई है इसमें अपने इस वीडियो में, आप जाहिर सी बात है, मैंने जब देखा, मैंने पूरा वीडियो देखा तो मुझे बहुत कुछ अंदाज़ा लगा कि जिस तरह की हालात में नॉर्थ कोरिया के लोग अभी रह रहे हैं, पूरी दुनिया को एक होकर इस पागल आदमी को वहाँ से हटाना चाहिए, और नॉर्थ कोरिया में पूरी तरीके से वहाँ के जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि चुनना चाहिए।
जिस तरह के कहर वो शख्स ढा रहा है वहाँ की आम जनता के बीच में, इस शख्सियत ने, इस महिला ने बहुत ही अच्छे तरीके से रो रो कर पूरे टेडेक्स टॉक्स में रो कर उसने एक एक बात बताई है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जाओ और ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना, बिकॉज नॉर्थ कोरिया की बहुत सारी जो स्थिति है आपको देखने जो मीडिया में से आती नहीं है, आपको ज़रूर से ज़रूर मतलब वो पूरी स्थिति आपके सामने खुलकर सामने आ सकती है इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये जो है ये नॉर्थ कोरियन एक्टिविस्ट हैं जो नॉर्थ कोरिया से भागी हुई हैं, चाइना के रास्ते भाग कर अमेरिका आई। अभी ये अमेरिका में रह रही हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनको अपने यहाँ शरण दे रखा है और ये अमेरिका में बैठे बैठे ही नॉर्थ कोरिया के लोगों के हकों के लिए लड़ती है और नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को जो है एक्सपोज करती हैं। इनका एक बात मैं पूरे टेडेक्स टॉक्स में इनका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा था कि हम आज़ादी की मांग तब ना करेंगे जब हमें पता हो कि आज़ादी का मतलब क्या होता है। वहाँ के लोगों को तो आज़ादी का मतलब ही नहीं पता। तो ये बात भी बहुत अच्छा लगा कि आज भी एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों को इतना मेंटली ब्रेन वॉश किया जाता है और तरह तरह की बातें कही जाती है किम जोंग उन के बारे में। वहाँ के लोगों को वहाँ के जो सिलेबस की किताबें होती हैं वो उनके बारे में बताता है। ये है कि वो एक अवतारित पुरुष है, उनका अवतार हुआ है, वो एक भगवान है और न जाने कितना अच्छा काम कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के लोगों के बारे में। तो इस तरह की चीज़ें जो इन्होंने एक्सपोज की है नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के बारे में इस वीडियो में। तो आप ज़रूर से ज़रूर टेडेक्स टॉक्स पे हायोनसी ली नाम से सर्च करो, आपको इनका वीडियो मिलेगा। देखिए एक और आपको समझना पड़ेगा, सडन पार्ट है, बहुत ही दुखद बात है नॉर्थ कोरिया की स्थिति के बारे में कि जो कोरिया है, जो नॉर्थ कोरिया है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा यू कैन से कि रहने के हिसाब से सबसे ख़राब और सबसे घटिया देश है नॉर्थ कोरिया। अभी मैं नहीं कह रहा, कई तरह के रिसर्च में ये बात सामने आ चुका है। ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है और इवन 1/3 ऑफ जो चिल्ड्रेन हैं नॉर्थ कोरिया के, जो 1/3 लगभग 33% से भी ज़्यादा जो वहाँ के चिल्ड्रेन हैं वो एक्सट्रीम यू कैन से कि माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से पीड़ित हैं। लगभग 50% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ परिवार हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। और द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जाता है। आप कहो कि बड़ा फनी है, 48% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया आर इन द आर्मी। लगभग 50% की जनसंख्या जो नॉर्थ कोरिया की वो आर्मी में है। यानी आप मेल हो या फीमेल हो, आपको एक सीमा तक, आपको एक लिमिट तक वहाँ के आर्मी में सेवाएं देनी ही देनी है, चाहे आपका मन हो या ना हो। सच बताऊं तो इस तरह के वीडियोस को देखने के बाद, इस तरह की चीज़ों को समझने के बाद बहुत गर्व होता है खुद पर और बहुत भगवान पर भी शुक्रिया अदा करने का मन करता है कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस देश में हुआ जहाँ हम खुलकर कुछ भी चुन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, पूरी तरीके से आज़ादी है। तो इस तरह के विषयों का अध्ययन करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें भारत जैसे देश में, हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ। तो ये था पूरा नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच की दुश्मनी का रीजन। जैसे आप कह सकते हो कि अगर इस पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर कराने के पीछे का जो 3-4 अगर मैं पूछूँ कारण हो सकते हैं, तो कोई कारण अगर मुझे पूछे तो मैं अगर बताऊं तो सबसे पहला कारण तो हो सकता है कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद। दूसरा कारण हो सकता है आपको आर्मेनिया और अजरबैजान का विवाद, या फिर साइप्रस टर्की का विवाद, ग्रीस टर्की का विवाद, कश्मीर में भारत पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो, और एक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कॉन्फ्लिक्ट। ये भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर कराने में आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा मेजर रोल अदा कर सकता है। तो खैर ये था वीडियो का अंत। आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस जो है
वो अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा बताने की कोशिश की कि साउथ कोरिया की स्थिति क्या है। साउथ कोरिया आज बहुत इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सुनी होंगी जो साउथ कोरिया की, जैसे आपने सैमसंग को सुना होगा, आपने हुंडई सुना होगा, फिर आपने एल सुना होगा। एल इंडिया का कोई भी शख्स नहीं होगा जिसने एल जैसी कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो बनाती है, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन, फ्रीज। आपने टेलीविज़न तो मैं टेलीविज़न में तो बहुत आ गया है, आपने नहीं सुना होगा एल का नाम, सैमसंग का नाम, हुंडई, आपने ये नाम नहीं सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो साउथ कोरिया की है, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है बिकॉज एज अ कैपिटलिस्ट नेशन, एज अ डेमोक्रेसी। बिकॉज साउथ कोरिया में भी कई सालों तक जो है वो लगभग 1985 तक अमेरिकन इन्फ्लुएंस की गवर्नमेंट थी, लेकिन 1985 के बीच जो है वहाँ के लोगों को भी लगा कि हम कब तक अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। तो वहाँ के लोगों को, क्योंकि डेमोक्रेसी थी, लोग पढ़ते थे, लोगों के बीच एक, आप कह सकते हो कि एक तरह की जागृति पैदा हुई, एक तरह की चेतना पैदा हुई। तो उन्होंने पूरी तरीके से डेमोक्रेसी लाने का काम किया, अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कम किया। और आज समझ रहे हो आप, एशिया की सबसे बड़ी जीडीपी वाले देश में एक देश है साउथ कोरिया। तो ये है, कहाँ है नॉर्थ कोरिया, कहाँ है साउथ कोरिया। ठीक उसी तरह से कहाँ है अमेरिका, भारत, और कहाँ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान को आज कौन सपोर्ट कर रहा है, तो नॉर्थ कोरिया को कौन सपोर्ट कर रहा है, एक ही देश मिलेगा। तो आप समझ लो। तो ये था पूरा वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर दूँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और फेसबुक पेज को लाइक करें ज़रूर से ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।